तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा रेलवे ब्रिज होने वाला है और इसका जो उद्घाटन है वो हो गया और इसका नाम है चेनाब ब्रिज। आपने इसके बारे में तस्वीरें बहुत ज़्यादा देखी होगी, किस तरह से ये सिंगल आर्च ब्रिज है ये, जिसका यहाँ पर निर्माण काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन फाइनली इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर पीएम मोदी ने कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ना, वो एफिल टावर, जो एक पेरिस की एक काफ़ी ज़्यादा ख़ास एक जगह है और एफिल टावर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भी है, उससे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। यानी कि यहाँ पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाता है, जो रेलवे का ब्रिज है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, किस तरह की जो चैलेंजिंग सिचुएशन आई थी और किस तरह की जो स्टेबिलिटी है उसको मेनटेन किया गया और किस तरह की जो चैलेंजेस थे वो सारे के सारे आए थे और किस तरह की जो चीज़ें है उसको यहाँ पर कैटर किया जाएगा। और इससे यहाँ पर जो ये बात सबसे खास होगी कि जितना भी यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो सारा का सारा जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से सारा का सारा कनेक्ट हो गया रेलवे के ज़रिए। यानी कि अगर आपको यहाँ पर दिल्ली से अगर यहाँ पर श्रीनगर जाना होगा तो आप एक सिंगल ट्रेन से ही जा सकते हो। इससे पहले यहाँ पर ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो रास्ता जो जितना भी बना हुआ था, अभी रेलवे लाइन तो वहाँ पर चालू है और यहाँ पर रेलवे की सर्विस भी है वो चालू भी है, लेकिन वो एक खास रीजन के लिए है। बाकी देश की दुनिया बाकी की जो देश है उसके यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अब यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो पूरी हो गई है और यहाँ पर अगर आप श्रीनगर से यहाँ पर दिल्ली जाना चाहो जा सकते हो, मुंबई जाना चाहे जा सकते हो और यहाँ पर श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना चाहे वहाँ पर भी जा सकते हो, और वो भी एक सिंगल रेलवे जर्नी से। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, किस तरह से ये जो ब्रिज है वो इंजीनियरिंग मार्बल है और किस तरह से यहाँ पर ये जो ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर के लिए खास होने वाला है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो पूरा पहाड़ी रीजन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और वहाँ पर आपको तो पता ही है काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी आते हैं, क्योंकि पहाड़ी रीजन है और दुनिया के सबसे ज़्यादा जो कुछ ऊंचे पहाड़ है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है, इस तरह के जो टेरेन होता है, इस तरह की जो जियोग्राफी होती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को जोड़ना भी है, ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कराई जा सके। वहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो भी गलत काम होते हैं, जैसे कि वहाँ पर आए दिन टेररिस्ट अटैक होता रहता है, तो उस टेररिस्ट अटैक से वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो लोग जुड़ जाते हैं उससे वहाँ से उनको वहाँ से जुड़ना और यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम है उनको लेकर आया जा सके। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे और उसमें से एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यहाँ पर रेलवे लाइन से जोड़ना, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो 35,000 करोड़ रुपए थी, ताकि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, ख़ास करके जो श्रीनगर वैली है, उसको यहाँ पर जोड़ा जा सके। अब देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो श्रीनगर वैली है वहाँ पर तो रेलवे लाइन बन गई और वहाँ पर DMU सर्विस जो है वो चालू भी है, लेकिन वो यहाँ पर बनिहाल से लेकर और एक जगह दूसरी है, नाम ध्यान नहीं, वहीं तक ही चल रही है और अभी तक भी बनिहाल से लेकर कटरा के बीच में यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं थी। तो यहाँ पर उसके बीच में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आ रही थी वो चेनाब नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाना और एक सुरंग जो थी बनिहाल टनल, उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। तो देखिए, बनिहाल टनल तो बन गई है, लेकिन अब यहाँ पर जो ब्रिज था उसको यहाँ पर बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और यहाँ पर जो बीच में जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है वहाँ पर। तो इतना लंबा इतना ऊंचा जो है वो खंबा तो लगाया नहीं जा सकता, इतना लंबा बीम डाला नहीं जा सकता। तो इसके लिए यहाँ पर आर्क का इस्तेमाल किया गया, आर्च, जो इस तरह से यहाँ पर जो है जुड़ जाता है और यहाँ पर ऊपर इसके ब्रिज आ जाता है। तो इस तरह का आर्च ब्रिज का यहाँ पर सुझाव दिया गया और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पर 2008 में दिया गया। इसका जो प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल था वो 2003 में दे दिया गया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया वो 2008 में दिया गया और इस पर बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है वो यहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए आई है। यानी कि उस समय यहाँ पर 2 से 2.5 बिलियन US डॉलर की कॉस्ट आई है, जो काफ़ी ज़्यादा एक ब्रिज के लिहाज से देखा जाए। लेकिन अगर हम उसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा जो श्रीनगर वैली है वो यहाँ पर इस एक ब्रिज के लिंकिंग से यहाँ पर रेलवे के ज़रिए जुड़ जाता है और यहाँ पर हम रेलवे के ज़रिए यहाँ पर पैसेंजर का मूवमेंट आसान कर सकते हैं। और वहाँ पर आए दिन आपको तो पता ही आतंकवादी हमले होते हैं, तो यहाँ पर अपनी जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और टैंक वगैरह जो है वो रेलवे के ज़रिए वहाँ पर तेज़ी के साथ पहुँचाया जा सकता है और
वो ऑल टेरेन यानी कि ऑल वेदर ब्रिज है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बर्फ़ पड़ गई और ये जो ब्रिज है वो काम करना बंद गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो ऑल वेदर ब्रिज है। यहाँ पर वो पूरे पूरे मौसम में, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम में काम करने लायक है। और तो यहाँ पर जो भारत के लिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। सामान पहुँचाना हो, मिलिट्री का जो हार्डवेयर है वो पहुँचाना हो, या फिर यहाँ पर पैसेंजर की मूवमेंट है वो करना बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और ये जो ब्रिज है ना, उसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, जो नीचे जो तली है यानी कि जो नदी आ रही है उससे यहाँ पर अगर उसकी ऊंचाई मिलाऊं तो ये लगभग हो जाती है 1178 फीट ऊंचा है ये। यानी कि जो नदी से ऊंचाई जो इतनी हो जाती है वो होती है 1178 फीट। और ये लगभग 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है एफिल टावर से, यानी कि ये एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। और इसके अलावा इस ब्रिज की जो टोटल लाइफ स्पैन है वो 120 साल है। यानी कि यहाँ पर एक बार ये ब्रिज बना दिया गया है तो अगले 120 साल तक ये काम करता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी इसके टेस्ट होने चाहिए थे वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो सब कर लिए गए हैं। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवा है उसको ये झेल सकता है, सर्दी झेल सकता है, गर्मी झेल सकता है। और इसके अलावा जो भूकंप वगैरह आते हैं, क्योंकि देखिए वो सिस्मिक जोन में आता है। अब देखिए पहाड़ी एरिया जितना भी होता है वो यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, अक्सर वहाँ पर पहाड़ों पर भूकंप आते ही रहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर अर्थक्वेक प्रूफ है, यानी कि प्रूफ तो नहीं कह सकते, खैर अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें टूट जा सकती है, लेकिन माइनर अर्थक्वेक में ये जो ब्रिज है वो यहाँ पर इसको झेल पेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर पानी के ज़रिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चीज़ें हो जाती है क्योंकि ब्रिज नीचे है, और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें होती है जंग वगैरह ये सब, उसका भी ध्यान रखा गया। और यहाँ पर ये चीज़ें है वो सारे के सारे जो टेस्ट है वो सब कंडक्ट कर लिए गए हैं और इन सब में हो चुका है। यानी कि अब ये जो पुल है वो पूरी तरह से रेडी है पब्लिक के लिए। वैसे जनरली देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिज बनाने में यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर में और एक्सट्रीम सिचुएशन में और ऐसी जो ज्योग्राफी है वहाँ पर ब्रिज बनाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जो उसका बीच का जो आर्क था, यानी कि गोलाई में अर्धचंद्राकार जो आकार था उसको बनाने में यहाँ पर 2 साल लग गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर केबल क्रेन का इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ पर जो सामान है वो आसानी से सही जगह पर यहाँ पर फिट किया जा सके, सही जगह पर उसको वेल्ड किया जा सके, जो लोहा वगैरह जो भी स्टील वहाँ पर लगानी है आर्क बनाने में। तो यहाँ पर आर्क जो है उसको बनाने में यहाँ पर 2 साल लग गए। और इसके अलावा यहाँ पर IIT दिल्ली, IIT रुड़की और इसके अलावा DRDO GSI यानी कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब की मदद ली गई है ताकि यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस है उसको यहाँ पर देखते हुए एक बेहतर पुल का इस्तेमाल बनाया जा सके, ताकि यहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग बेहतर हो तो यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक वो चल सके। तो इन सब जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है उन सब की यहाँ पर हेल्प ली गई है ताकि यहाँ पर एक बेहतर ब्रिज यहाँ पर हमारे सामने हो। और यहाँ पर अब हमारे सामने ये बेहतर ब्रिज बन गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिल है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को तो जम्मू का जो रीजन है वहाँ पर तो कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन अगर हम श्रीनगर वैली को अगर देखें तो यहाँ पर श्रीनगर वैली यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन पर है यहाँ पर। और जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं उनको बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, चाहे वो सड़क बना लो या फिर यहाँ पर ब्रिज बना लो, यहाँ पर कोई और सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऊँचाई वाले पहाड़ी वाले एरिया होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो यहाँ पर इसी वजह से इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर था नहीं, कनेक्टिविटी वहाँ पर बेहतर तरीके से हो नहीं पाती थी, तो लोगों को भी यहाँ पर इतना ज़्यादा मौका मिलता नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ से और भी बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। अभी तो ये फ़िलहाल रेलवे की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे जो है वो एक फास्ट मीडियम बन जाता है ट्रांसपोर्टिंग गुड, ट्रांसपोर्टिंग पीपल और ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स के लिए। क्योंकि देखा जाए तो रेलवे जो है वो एक अनस्टॉपेबल और जो बिना किसी हर्डल के यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक क्या होगा, जो रेलवे चलाएगा वही तो ट्रैफिक होगा ना। और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में सामान लिया जा सकता है, क्योंकि एक लंबी ट्रेन में यहाँ पर बहुत सारा सामान एक साथ लिया जा सकता है। भाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा सकता है। और जो जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर वैली है वो एक अपने टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डल झील है, श्रीनगर है, मुग़ल गार्डन है, निशात गार्डन, निशात बाग है वहाँ पर, और भी बर्फ़ से जो ढकी हुई चोटियाँ हैं, बर्फ़ वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जब सर्दियाँ पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ पर जो हाईवे होता है वो बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो
डिफंक्ट हो जाता है, वो काम नहीं करता है, जिससे टूरिस्ट वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। अब देखिए इतना टूरिस्ट का कम फ्लो होगा तो रीजन जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट चाहिए भाई, ताकि यहाँ पर उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो अगर यहाँ पर अगर ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है रेलवे के ज़रिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे सीधा ट्रेन से ही जाएंगे, वहाँ पर बर्फ़ का कुछ चक्कर ही नहीं यहाँ पर, और बर्फ़ से यहाँ पर रास्ता बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन से चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र आसान हो गया है। और इसके अलावा ये जो ब्रिज है ना वो मोदी जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी ने खुद के लिए तो 370 का टारगेट रखा है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, और एनडीए टोटल मिला के 400 सीटें का यहाँ पर टारगेट रखा है कि एनडीए को यहाँ पर 400 सीटें जीतनी है। अब देखिए ये जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर जो लोगों का भरोसा है उसको जीतना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी तो तब यहाँ पर मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आऊँगा, मैं यहाँ पर तरक्की करूँगा, मैं यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये चीज़ें जो है मोदी जी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि यहाँ पर जो भी लोग होंगे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इसका श्रेय मोदी जी को देंगे कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें कराई गई है वो मोदी जी ने कराई है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज है वो यहाँ पर बीजेपी के लिए भी खास होने वाला है। देश के लिए तो खास है ही, लेकिन बीजेपी के लिए इलेक्शन में भी एक काम की चीज़ होने वाली है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई किस तरह से ये जो ब्रिज है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके लिए जो ब्रिज है वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर का जो टेररिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फैलाता है। उसके लिए तो वहाँ से घुसना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बस वो लोगों को थोड़ा बहुत बहकाना शुरू कर देता है तो लोग भी यहाँ पर जो है हथियार उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो भारत यहाँ पर तेज़ी के साथ अपने जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉय करेगा, और ये चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी, यानी कि ये चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर लेकर आएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।